हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एग्ज़ाम्स आपके ओवर हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। तो इस नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स। और बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ गेटवे क्लासेस पे। फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। एंड गेटवे क्लासेस पे हम आपको जो कोर्स देने वाले हैं उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है मुझे। तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। अभी हम सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो आप। और ये कॉम्बो आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप चाहें तो कॉम्बो पैक ले सकते हैं, चाहें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अपने सब्जेक्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, क्या क्या होते हैं सर्किट्स में, बेसिक में क्या क्या होता है, एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीनियरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको एश्योर करा देना चाहता हूँ कि जब आप ये यूनिट कंप्लीट पढ़ लेंगे, पूरी वीडियोस देख लेंगे, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होगा, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट मटेरियल होगा। मैं आपको प्री जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, यूकेटीयू में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर में, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा इन डेप्थ किस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपसे कराऊंगा। और आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट यूनिट। और आपको नोट्स भी पूरे मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी बुक को भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसे कि ट्यू का पैटर्न है, आपको 5 यूनिट मिलेंगी और पांचों यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट होगी वो आपकी होगी डीसी सर्किट की। ठीक है। फर्स्ट यूनिट होगी आपकी डीसी सर्किट्स। यही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में अपने। और इसमें आपको बेसिक ऑफ सर्किट्स एलिमेंट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिव पैसिव एलिमेंट, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स का कंसेप्ट, लीनियरिटी क्या होती है, यूनिलेटरल बाइलेटरल नेटवर्क्स, किरचॉफ्स लॉ आपको पढ़ने हैं, मैश और नोडल एनालिसिस पढ़नी है। तो देखिए बेसिकली यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो आपका पोर्शन है, यहाँ से आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2 मार्क्स के बनेंगे। एक या दो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो आपका 10 मार्क्स का आ जाए। लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो न्यूमेरिकल की आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इन दो पोर्शन के लिए करनी है, केवीएल और केसीएल के लिए आपको करनी है। ठीक है। दूसरी यूनिट जब आएगी तो उसमें हम एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट एनालिसिस या फिर एसी सर्किट एनालिसिस, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल फेस में क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इंडक्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, उन सब के एनालिसिस पढ़ेंगे। पावर कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट में आपका हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, मशीन है आपकी। फोर्थ यूनिट में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की कंस्ट्रक्शन, उनकी वर्किंग, उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करती है, डीसी मशीन क्या होती है, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सारे नोट्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। गारंटेड आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है आपकी, ये थियोरेटिकल यूनिट है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में समझना है, जहाँ पे आप फ्यूज क्या होते हैं, एमसीबीज क्या होती हैं, एमसीसीबीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट 1 डीसी सर्किट के बारे में। तो डीसी सर्किट को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक का मतलब क्या है। बेसिक से हमारा मतलब है, जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले यूनिट आपको पढ़ने में आती है, आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है। चार्ज एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कई फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या वो रिपल्शन का फोर्स हो। चार्ज को पढ़ने के बाद आपने पढ़ा कि जब ये चार्ज में चेंज आता है टाइम के साथ तो उसको हम करंट बोल देते हैं, या डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू आई, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। तो करंट आपको पता चला कि करंट की डेफिनेशन क्या है। तो ये बेसिक्स हैं आपके, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक है क्या, चार्ज क्या चीज है, पोटेंशियल क्या है,
करंट क्या है। तो करंट क्या है, कई बार हम कहते हैं करंट को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, या कई बार हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, उसको हम कहते हैं करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सिमिलरली ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्लेन ईएमएफ, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा है, सिलेबस में नहीं है बट क्योंकि बड़ी बेसिक सी चीज है, आपसे वो बेसिक चीजें एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता होनी चाहिए, तो आपसे पूछ सकता है ईएमएफ क्या है। तो आप क्या बताएंगे, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस ए फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ए फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है कि आप आगे चलिए, और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उससे करंट डेवलप होगी, यानी कि करंट के लिए ईएमएफ को होना जरूरी है। बेसिकली एक फोर्स है जो पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कि आप मूव करिए। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको आना चाहिए, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उन्हीं बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप दो चीजों का, कभी आप सर्किट बोलते हो इलेक्ट्रिकल में, कभी आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, या दोनों एक ही चीज है। तो देखिए बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में बहुत क्लोज हैं दोनों एक दूसरे के। जब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में क्या होता है कि रैंडम कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, सपोज ये एक एलिमेंट्स है, ये कॉम्बिनेशन मैंने इसको बना दिया, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस हमने लगा दिए, तो ये एक नेटवर्क कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपके देखिए एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बट इसको हम सर्किट नहीं बोल सकते हैं। सर्किट क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक सर्किट को, एक नेटवर्क को सर्किट तब बोलते हैं जब उसमें कोई एक एनर्जी सोर्स लगा हो, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो कोई करंट सोर्स हो। दूसरी कंडीशन कि वो क्लोज हो, अगर एक सर्किट क्लोज है और उसमें एक सोर्स भी लगा हुआ है एनर्जी का, तब हम उसको सर्किट बोलेंगे, अदरवाइज वो सिंपली नेटवर्क कहलाएगा। तो सर्किट में क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन वो क्लोज होना चाहिए, एक क्लोज्ड पाथ उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज उसके अंदर एक सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब सोर्स होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी, अगर सोर्स ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगी। तो किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए एक सोर्स का होना बड़ा जरूरी है। तो सर्किट की डेफिनेशन क्या हो गई, एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट कंटेन्स ए क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो क्लोज है और उसमें करंट फ्लो कर सकती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्किट बोल सकते हैं। अदरवाइज वो नेटवर्क तो हमारा है ही, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, इंडक्टर भी हो सकते हैं, बट वो करंट फ्लो नहीं करा पाएगा, ओपन होगा, ठीक है। अब इसी की सब कैटेगरीज आती हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई बहुत टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करिए। कई बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में आता है क्या, कि भाई डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क या एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। तो नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 2 तरह के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, आपको एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट और एक होते हैं पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो एक्टिव है, जो एनर्जी दे सकता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक्टिव हूं, इस टाइम आप पैसिव हैं क्योंकि आप मेरी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ठीक। तो जो भी एलिमेंट एनर्जी को देते हैं, एनर्जी को निकालते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं फंक्शन कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। और जो उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद वो उसको रखना चाहते हैं, कुछ को मैं बता रहा हूं अपनी बात तो कुछ तो समझ में लेंगे, कुछ लोग दिमाग से उड़ जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। तो चाहे वो डेसिपेट करें चाहे वो स्टोर करें, वो क्या कहलाएंगे, पैसिव एलिमेंट। जो रिसीव करता है, जो उसका यूज करता है, जो उसको स्टोर करता है या उसको डेसिपेट करता है, वो क्या कहलाएंगे, पैसिव एलिमेंट। अब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं, पैसिव एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब पैसिव एलिमेंट्स है, इनका अपना कुछ नहीं है। जब हम इनको एनर्जी देंगे तब ये काम करेंगे, तो या तो एनर्जी को स्टोर करेंगे या एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो अगर किसी नेटवर्क में ये पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये पैसिव नेटवर्क है, इसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर हम एक्टिव नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इसमें एक एक्टिव एलिमेंट का होना बड़ा जरूरी है। एक्टिव एलिमेंट माने करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, कुछ भी है, दोनों चीजों में से अगर कोई भी चीज लगी हुई है जो उसको एनर्जी दे रहा है, सर्किट को, करंट को फ्लो करा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क मतलब जो करंट को फ्लो कराने में आपकी हेल्प करता है, जिसमें आप करंट फ्लो करा सकते हो, चाहे करंट सोर्स से चाहे वोल्टेज सोर्स से।
तो एक्टिव नेटवर्क में आपके एक्टिव एलिमेंट होने चाहिए, पैसिव नेटवर्क में केवल पैसिव एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन एक्टिव में दोनों ही होंगे, एक्टिव भी होंगे और पैसिव भी होंगे। नेटवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तभी तो करंट फ्लो होगी। तो ये तो बात हुई एक्टिव और पैसिव नेटवर्क की। आगे चलते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। अब देखिए इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरह से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से पूछ लिए जाते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है। सर बड़ी बेसिक सी एक डेफिनेशन है कि भाई अगर कोई नेटवर्क दो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, किस किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो करंट है I1 और दूसरी करंट है I2, तो मैं उनको अलग अलग ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास I आ गई, तो इस तरह से मैं करंट को ऐड कर सकता हूं, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हो गया। दो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं जोड़ सकता हूं तो वो सुपरपोजिशन हो गया। और होमोजेनिटी क्या होगी, अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि 2I1 प्लस 3I2, तो यहां पे हो जाएगा 5I1, यानी कि मैं कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर कोई इस तरह से फॉलो कर रहा है तो हम लीनियर बोल रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है समझने में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर हो। लीनियर मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर हो, उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, कितना भी वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ करंट हमारी उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ती रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा आपका। ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, टाइम के साथ बदल नहीं रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक लीनियर नेटवर्क है या लीनियर एलिमेंट है। तो लीनियर नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट्स लगे होंगे। लीनियर एलिमेंट्स कौन से होंगे, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होगी। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे हमारे लीनियर एलिमेंट्स हैं। दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। जैसे कि हमारे जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, डायोड है। अब डायोड क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। कैसे नॉन लीनियर है, आप डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को देखिए। डायोड पहले तो क्या रहा, जब तक आप उसको सप्लाई दे रहे हैं धीरे धीरे तो वो बढ़ेगा और फिर एकदम से उसमें ब्रेक डाउन होगा और वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा ब्रेक डाउन के बाद। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा है। जबकि लीनियर में आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, वहां पे आगे जाके क्या वैल्यू होगी। तो लीनियर को बता पाना कि लीनियर कैसे आप जो सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो बड़ा इजी होता है। नॉन लीनियर को आप नहीं बता सकते हो इतना इजीली। तो ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया या लीनियर एलिमेंट होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉन लीनियर में हमारी जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो सब नॉन लीनियर है, लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह। और बेसिक जो एलिमेंट्स है हमारे, चाहे वो आपके रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर है, वो सब हमारे लीनियर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। लम्प्ड नेटवर्क मतलब जो जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है, इतना इंडक्टर है, इतना कैपेसिटर है, ये हमें दिखाई दे रहा है, वो लम्प्ड नेटवर्क कहलाते हैं। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है उसको हम नहीं सेपरेट कर सकते, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसमिशन लाइन है, 50 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। अब उस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बट वो रेजिस्टेंस पूरी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका कुछ इंडक्टेंस होगा, वो इंडक्टेंस पूरी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको नहीं बता सकते कि भाई इतनी सी जगह पे इतना बड़ा इंडक्टर लगा दो और हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ठीक, जबकि हमारा कोई भी आरएलसी नेटवर्क होगा वो एक लंप्ड नेटवर्क होगा, जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग करके बता सकते हैं कि सर देखिए ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। अब ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आप नहीं निकाल के ला सकते कि कितना है। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से आप लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को बता सकते हैं। ये भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक्स हैं आपके नेटवर्क के, जिसमें एक चीज आती है लूप और मैश। तो देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, दोनों चीजें एक जैसी साउंड करने में होती हैं, दोनों चीजें बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लूप क्या है, कोई भी क्लोज्ड पाथ है,
अगर किसी सर्किट का कोई भी क्लोज पाथ है, आप किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो वो एक क्लोज पाथ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लूप। लेकिन कोई शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ है, उससे छोटा कोई क्लोज पाथ नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे? मैश। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो लूप है उसके अंदर मैश हो सकती है। लूप के अंदर, अगर ये लूप है तो इसके अंदर मैश हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये मैश है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई लूप क्रिएट नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो हर मैश विल बी ए लूप, एवरी मैश विल बी ए लूप, यानी कि हर मैश को हम कह सकते हैं कि वो लूप तो होगा ही होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो लूप हैं उसको हम मैश बुला सकते हैं। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं और फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये एक सर्किट है, यहां एक सोर्स लगाते हैं और ये एक सर्किट है, तो ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए, अगर मैं लूप की बात करूं तो लूप क्या होगा? ए से चलना शुरू करते हैं हम, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, डी ई एफ और फिर से वापस ए पे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? एक लूप हो जाएगा। यानी कि ए बी सी डी ई और एफ, ये एक लूप होगा। या मैं ए पर वापस आने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी ले सकता हूं, ए बी ई एफ, ये भी हो सकता है, ए बी ई और एफ। या यहां से भी जा सकते हैं, बी सी डी ई, ये भी एक लूप हो जाएगा। लेकिन जब हम मैश की बात करेंगे तो मैश के लिए एक कंडीशन है, क्या? कि भाई मैश के अंदर तो कोई लूप बन ही नहीं सकता। अब ये वाला अगर हम लूप बांध लें, बड़ा वाला जो है, जो सबसे पहले हमने लिया है, ए से लेके ये पूरा, तो इसके अंदर तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसको हम लूप तो बोल सकते हैं बट मैश नहीं बोल सकते हैं। मैश का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर कोई और लूप ना बन रहा हो। तो ऐसे दो लूप हमें दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है। कौन कौन सा? एक तो ये और एक ये। तो हम कहेंगे कि इसमें दो मैश है सर, 1 एंड 2। 1 का नंबर क्या हो गया? ए बी ई और एफ, और दूसरा क्या हो गया? बी सी डी और ई। तो इस नेटवर्क में ये दो मैश होंगे। आप ध्यान से देखिए, जो मैश है उस मैश के अंदर कोई भी लूप नहीं है, लेकिन जो लूप है बड़ा वाला, इसके अंदर दो मैश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एवरी मैश इज अ लूप, करेक्ट? ये दोनों मैश है और ये लूप भी है, बट एवरी लूप इज अ मैश, ये जरूरी नहीं है। ये वाला जो लूप है ये मैश नहीं कहलाएगा। सेम होगा आपका नोड और जंक्शन के साथ। तो नोड और जंक्शन के साथ क्या होगा कि भाई देखिए, अगर कहीं पे दो एलिमेंट मिल रहे हैं या दो से ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको हम नोड बोल देंगे कि भाई दो एलिमेंट है, एक इंडक्टर यहां, एक यहां मिला, तो इसको हमने क्या बोल दिया? नोड, ठीक है। और कोई ऐसा पॉइंट जहां पे मिनिमम 3 एलिमेंट मिल रहे हो, मिनिमम 3 एलिमेंट मिल रहे हो, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? जंक्शन। ये क्या कहलाएगा? नोड। यानी कि नोड के लिए अगर दो एलिमेंट भी मिल रहे हैं ना तो भी हम उसको नोड बोलेंगे, लेकिन जंक्शन के लिए कम से कम 3 एलिमेंट का मिलना जरूरी है। जैसे रेलवे में आप जाते हो, सफर करते हो, तो जंक्शन कहां बोलते हैं? जहां पे जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो दो अलग अलग जगह के लिए डिवाइड हो रहा होता है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन जहां पे दो अलग अलग ट्रैक्स आपको दिखाई देंगे वहां से जाके आगे। तो जंक्शन में क्या होगा? 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट अगर मिल रहे हैं, 3 और मोर देन 3 अगर एलिमेंट आपके मिलते हैं तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट अगर मिलते हैं तो उसको नोड बोलते हैं। तो देखिए, ये जो जंक्शन वाली कंडीशन है ये तो इसके लिए भी फॉलो हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी जंक्शन इज ए नोड। हर जंक्शन को हम नोड बोल सकते हैं, बट एवरी नोड इज ए जंक्शन, ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये नोड है बट इसको जंक्शन नहीं बुला सकते, क्योंकि इस पे केवल दो एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, और जंक्शन की कंडीशन है कि कम से कम 3 एलिमेंट्स तो कनेक्ट होने ही चाहिए। जब तक 3 नहीं होंगे हम उसको जंक्शन नहीं बुलाएंगे। तो एवरी नोड इज ए जंक्शन, ठीक है, सॉरी, every junction is a node, but it is not necessary that every node will be a junction, ठीक है, just like mesh and loop।
तो ये जब हम केवीएल केसीएल पढ़ेंगे तब इसमें डिफरेंस थोड़ा क्लियर होगा। हालांकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम एक ही वर्ड का यूज करते हैं, नोड का। जंक्शन की जगह हम नोड का यूज करते हैं, चाहे वहां पे 3 मिल रहे हो चाहे 2 मिल रहे हो, ठीक है। इसी तरह से हम मैश का यूज करते हैं, मैश एनालिसिस बोलते हैं, नोड एनालिसिस बोलते हैं। आपको मैंने सिलेबस में भी दिखाया था, दोनों एनालिसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई। इसके अलावा और भी कुछ डेफिनेशंस हैं। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, हम अभी हम नेटवर्क में इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा डिस्कस कर सकता हूं। एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा है, जो एक्टिव है, जो एनर्जी दे रहा है वो एक्टिव है। तो जो एनर्जी दे रहा है वो एक्टिव, फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और जो एनर्जी को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, अब चाहे उसका वो स्टोर करके रख रहा है चाहे उसको डेसिपेट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? पैसिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जो रिसीव कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या करता है? आई स्क्वायर आर, हीट की फॉर्म में डेसिपेट कर देता है, एनर्जी को हीट की फॉर्म में डेसिपेट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी ले तो रहा है बट उसको डेसिपेट कर रहा है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं। इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है, कैपेसिटर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है, बट दोनों स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक। तो एक दो एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं ये दोनों, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डेसिपेट कर रहा है, बट दोनों ही एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पैसिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है यूनिलेटरल एलिमेंट्स एंड बाइलेटरल एलिमेंट। तो देखिए यूनिलेटरल और बाइलेटरल का मतलब क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो करंट को किसी भी डायरेक्शन से आने देते हैं। बाइलेटरल एलिमेंट कहता है कि इधर से भी आ जाओ इधर से भी आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अगर एक रेजिस्टेंस लेते हैं तो इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि करंट इधर से आ रही है या इधर से आ रही है। इस रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इधर से आएगी तब भी आई स्क्वायर आर लॉस करेगा, उधर से आएगी तो भी आई स्क्वायर आर लॉस करेगा। तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा? हमारा बाइलेटरल एलिमेंट। जब हमारा एलिमेंट पे करंट की डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट। अगर आपका एलिमेंट केवल एक ही डायरेक्शन से करंट को फ्लो करने दे रहा है तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल डायोड। ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तब तो ये करंट को फ्लो होने देगा, लेकिन जब ये रिवर्स बायस्ड होगा तब ये करंट को, रिवर्स बायस जब होगा तब ये करंट को ब्लॉक कर देगा। यानी कि ये करंट को केवल एक ही डायरेक्शन से जाने देगा, दूसरी डायरेक्शन के लिए तो ओपन हो जाएगा। तो ये एलिमेंट क्या कहलाया आपका? यूनिलेटरल एलिमेंट, जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन से फ्लो होने दे रहा है, ठीक है। अगर दोनों डायरेक्शन से फ्लो होने दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक। अब आपको पता करना है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये एक ब्लैक बॉक्स है, यहां से करंट जा रही है, आप मुझे बताओ इस ब्लैक बॉक्स के अंदर यूनिलेटरल एलिमेंट है या फिर बाइलेटरल एलिमेंट है? तो आप कैसे बताओगे? तो सिंपल सा है सर, क्या करना है? इधर से करंट फ्लो करा दो, अगर इधर निकल रही है तो ठीक है, इधर से भी करंट फ्लो करा दो, अगर इधर आ रही है तो ठीक है, ये बाइलेटरल हो गया। अब अगर नहीं आ रही है किसी एक साइड से तो आप कहोगे सर ये तो यूनिलेटरल एलिमेंट है। बड़ा सिंपल तरीका है, आप इसको इजीली डायग्नोस कर सकते हो कि जो मेरा एलिमेंट है वो यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं वोल्टेज सोर्स, एनर्जी सोर्स। दो तरह के एनर्जी सोर्स होते हैं, एक जो वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा जो करंट प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि दो एनर्जी सोर्स हम बात करते हैं, एक को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, दूसरे को बोलते हैं करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स क्या है? इसको भी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। किस किस में? आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है। भैया आज की दुनिया में कोई आइडियल होता है क्या? कोई नहीं होता। आइडियल नाम की कोई भी चीज नहीं होती। तो आइडियल सोर्स केवल इसलिए कि भैया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको आंसर भी तो निकालना है। आंसर कैसे निकालोगे? जब वो चीज को आप आइडियल कंसीडर कर लोगे। अदरवाइज प्रैक्टिकल की तो वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी टेम्परेचर बढ़ गया कभी टेम्परेचर घट गया, सर्दियों में वैल्यू कुछ आ रही है, गर्मियों में वैल्यू कुछ आ रही है, आज प्रेशर कम है कल प्रेशर ज्यादा है। तो जो फिजिकल कंडीशंस है ना, उसके चेंज होने से प्रैक्टिकल वैल्यू चेंज होती रहती है। तो प्रैक्टिकल के बेस पे तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो जब हम थ्योरेटिकल काम कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल वर्क कर रहे होते हैं, तब हम क्या वैल्यू लेते हैं?
आइडियल कंसीडर करके चलते हैं। हमने कह दिया 12 वोल्ट की बैटरी है तो हमने मान लिया कि सर 12 वोल्ट की है, बट जब नापने जाओगे ना उसको मल्टीमीटर से, कभी दिखाएगा 11.8, कभी दिखाएगा 12.2, तो वैल्यू उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज अलग अलग भी हो जाती हैं। तो ये आपको समझना है कि आइडियल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं आइडियल, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करनी है और उसके लिए हमें फिक्स वैल्यूज चाहिए, तब हम वहां पे क्या करते हैं, आइडियल सोर्स का यूज करते हैं। प्रैक्टिकल का यूज कब करते हैं, लैब में जब करते हैं, एक्चुअल में कितना वोल्टेज आ रहा है तब हमें पता चलेगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रैक्टिकल में वैल्यूज चेंज क्यों हो रही हैं, वो हमें पता होना चाहिए। 2-3 रीजन होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया आइडियल सोर्स का मतलब फिक्स वैल्यू आपको मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है। एक ऐसा सोर्स जो आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी कि एक ऐसा सोर्स जो आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज आपको दे रहा है। ठीक, यहां पे भी 12 वोल्ट दे रहा था, यहां पे भी 12 वोल्ट दे रहा है और यहां पे भी 12 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको टाइम के साथ साथ जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है वोल्टेज की। दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो रेजिस्टेंस करता है लॉस, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो लॉस भी नहीं होंगे, तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहेगा। बट ऐसा होता है क्या, आप अपनी बैटरी को 10 दिन छोड़ दीजिए खाली तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस तो होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आइडियल है इसलिए इसको जीरो मान रहे हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल में जीरो नहीं होता। तो आइडियल में तो ये आ गया, तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है हम इसका सिंबल कुछ इस तरह से बना के चलेंगे, ठीक है, और इसमें लिख देंगे कि R इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0। तो ये हो गया हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसी तरह से हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं जीरो है, एक्चुअल में तो जीरो नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल में इसको कंसीडर करेंगे। यानी कि इस सोर्स का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जब इस सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो आप सोचिए क्या होगा कि भाई इस सोर्स का कुछ तो रेजिस्टेंस है ना, चाहे वो बहुत कम है लेकिन इसका आर का कुछ तो वैल्यू होगी। ये आर की वजह से ही ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, और जब ड्रॉप होंगे तो जो मेरी वोल्टेज मुझे कांस्टेंट मिल रहा था, लोड अगर यहां कहीं लगा हुआ है, मैं लोड के अक्रॉस अगर कुछ बात करूं तो पहले जो मुझे वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा था ना, इसको जो पहले वैल्यू मुझे कांस्टेंट मिल रही थी, अब वो वैल्यू मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे डिके करना शुरू कर देगी। डिके क्यों कर रही है, क्योंकि जब करंट इसमें फ्लो होगी आई, तो इसके अक्रॉस लॉस होंगे कितने, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर इसमें लॉस हो रहे होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें आई आर ड्रॉप हो रहा होगा। कितना ड्रॉप हो रहा होगा, आई आर ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मुझे पहले V वोल्टेज मिल रहा था, अब यहां पे मेरा आई आर ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है, और ये ड्रॉप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेगा। जब हम कह रहे हैं आइडियल में कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, प्रैक्टिकल में हम क्या बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हो रहा है। आप बैटरी को यूज करें या ना करें, आपकी बैटरी कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाएगी ड्यू टू दी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि आइडियल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, प्रैक्टिकल के केस में हम उसको बोलते हैं कि भाई ये बहुत कम होता है, लेकिन होता है, प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में थोड़ा थोड़ा डिके होगा, वोल्टेज धीरे धीरे डाउन होगा, कुछ समय बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी हमारी डिके हो रही है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सोर्स की। आगे बढ़ते हैं करंट सोर्स की। जैसे वोल्टेज सोर्स की बात करी थी,
ऐसे ही बिल्कुल करंट सोर्स की बात करते हैं, ये भी दो तरह के होंगे, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो देखिए आइडियल का मतलब क्या है कि यहां पे भी जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करा रहा है आपको, जो सोर्स आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करा रहा है वो सोर्स क्या कहलाएगा, आइडियल करंट सोर्स। और जो सोर्स आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, वो क्या कहलाएगा आपका प्रैक्टिकल। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जब हम आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर ये एक सोर्स है और ये आइडियल है, और जब करंट सोर्स होता है तो उसके रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में होता है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना आइडियल के केस में, वो आर कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है, आर जो है वो इन्फिनिटी है। तो ये मेरा आइडियल करंट सोर्स है, जितनी भी मेरी करंट यहां से निकलेगी आई, वो सारी की सारी इस लोड पे जाएगी, ये जो लोड लगा हुआ है ना, तो मुझे सारी करंट मिलेगी, यानी कि आई एल इक्वल टू आई, और ये कंटिन्यूअसली मुझे मिलती रहेगी। तो जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाएंगे कि इसकी जो करंट है ना वो हमारी हमेशा कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएंगे इसमें, उसमें हमको दिखाई देगा कि जो करंट है वो हमारी कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे, ओके। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, आर कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि भाई अगर आइडियल करंट सोर्स है तो रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होगा, ठीक, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, पैरेलल में हम लेते हैं तो कोई भी करंट यहाँ पे लीक नहीं होगी, ठीक, लीक नहीं होगी तो हमें टोटल करंट आउटपुट पे मिलेगी, कांस्टेंट करंट मिलेगी। बट आइडियल तो कुछ होता ही नहीं, होता क्या है, प्रैक्टिकल। और जब प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि सर रेजिस्टेंस होता तो है और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जो लोड है अब उसके साथ क्या होगा ये तो बताओ भाई। अगर ये करंट आई है तो आई करंट यहां से चली, अब इसके पास आगे जाने के दो रास्ते हैं। और करंट के बारे में एक अच्छी सी चीज याद रखना कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा करंट जाएगी। जैसे आप होता है जो रास्ता ज्यादा खड्डेदार होता है, जिसमें गड्ढे ज्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उस रास्ते से नहीं जाते हैं। जहां रेजिस्टेंस हमारा कम मिलता है वहां से हम जाते हैं, हाईवे से जाएंगे तो हाईवे तो कहां मिलेगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा, खड्डे कम होंगे। यहाँ तो बहुत ज्यादा खड्डे हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट जाएगी तो, लेकिन मिनिमम करंट जाएगी, बहुत कम वैल्यू की करंट जाएगी, और इस करंट का ज्यादातर हिस्सा इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो करंट थी ना ये कांस्टेंट तो नहीं मिलेगी जो मैक्सिमम थी, लेकिन ये धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस की वजह से लूज जरूर होगा, तो ये करंट की वैल्यू धीरे धीरे हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से करंट की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपकी करंट के लिए आ जाएगी। करंट के लिए आप कैसी कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे कि रेजिस्टेंस हाई होता है और ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, करंट की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज करना शुरू कर देगी। तो ये होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो दो चीजें आपने पढ़ी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये दो चीजें बड़े काम आएंगी, जब आप न्यूमेरिकल्स भी करोगे तब भी बहुत काम आएंगी, और जीवन में बड़े काम आएंगी। जब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे इन चीजों से पाला पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, इसको याद रखना। मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं इसी चीज पे, उसका जवाब आप लोग सोच के रखना अपने पास कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो उससे क्या हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। अब बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं। तो भाई एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। मैंने बताया ना रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होना है रोकना, करंट को फ्लो होने से रोकना। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती।
कि रेजिस्टेंस क्या है भाई, करंट के फ्लो को जो अपोज कर रहा है वही तो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का। अब रेजिस्टेंस तो हर चीज का हो सकता है, वुड का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कंडक्टर का कुछ और होगा, उसी हिसाब से वो करंट को अलाउ करेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई डेफिनेशन की। छोटे छोटे से फॉर्मूले आपने 12th में पढ़े होंगे, एक बार रिवाइज करा लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां रो क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी, और L क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले से क्या क्या कह सकते हैं, आपसे कह सकता है कि साहब एक वायर है और मैं उसको डबल कर दे रहा हूं खींच के, ठीक है, डबल कर दे रहा हूं लेंथ को, और डबल करने से एरिया आधा हो जा रहा है, बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको सीधे क्या करना है कि साहब ठीक है, एल को 2L कर देते हैं और एरिया को A/2 कर देते हैं, नया रेजिस्टेंस निकाल देते हैं कंपैरिजन करके। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो ये है जो आपके काम तो ज्यादा बहुत इस यूनिट में नहीं आएगा, बट आपको पता तो होना चाहिए, जब आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक तो आना चाहिए। तो ये बड़ा बेसिक है जो 12th में भी पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ ये नहीं कहता, लेकिन ओम्स लॉ से रिलेशन निकल के आता है। तो R इक्वल्स टू क्या हो सकता है, V अपॉन I। ठीक है, एक ये निकल के आता है रिलेशन। दूसरा क्या रिलेशन आप इसमें बता सकते हो, पावर। पावर कितनी होगी, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो ये बड़े बेसिक से फॉर्मूले हैं, आपने 12th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो रेजिस्टेंस को आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस को और थोड़ा सा देखने में कुछ ऐसा लगता है रेजिस्टेंस, ये फिजिकल अपीयरेंस है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाला है, सिंबल है इसका, इसको हम ऐसे शो करते हैं, उबड़ खाबड़ रोड है, रेजिस्टेंस का मतलब सीधे सीधे जाने नहीं देना, ये स्पीड ब्रेकर बना दिए, आप बाइक को ले जा रहे थे 100 की स्पीड पे, रास्ते में रोकना पड़ गया, रेजिस्टेंस आ गया ना। तो उस हिसाब से है। आगे चलते हैं, अब रेजिस्टेंस के साथ में कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस के कनेक्शन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए भाई, दो तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जा सकता है। एक तो हम रेजिस्टेंस को बैक टू बैक कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे R1, R2 और R3। अगर हम एक के बैक टू बैक कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और जब इस तरह का केस होता है तो जो R इक्विवेलेंट होता है, इन तीनों के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम बनाएंगे, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस तो हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली इन तीनों को ऐड कर दो, 4 है तो 4 को ऐड कर दो, 10 है तो 10 को ऐड कर दो, 1000 है तो 1000 को ऐड कर दो, बस ऐड करते चले जाओ, सिंपल है, सीरीज में बहुत आसानी से ऐड हो जाता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास दो एलिमेंट है सपोज, अब आपने क्या किया 1 2 1 2, दोनों का 1 मिला दिया, दोनों का 2 मिला दिया, ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर कनेक्शन बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, R1 और R2, वो कितना होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बहुत क्वेश्चन कराएंगे डिटेल में, चिंता ना करना, ये तो सिर्फ डेमो है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, और जब न्यूमेरिकल करेंगे सारी चीजें डिटेल में क्लियर करते हुए चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो R1 R2 हम लोग इजीली इसमें पैरेलल कनेक्शन बना के इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल में एक चीज ध्यान रखनी होती है, सीरीज में जो करंट यहां से घुसेगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, यानी कि सीरीज में करंट हमेशा सेम जाती है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। करंट यहां आई, आगे दो रास्ते मिले, कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई, तो करंट डिवाइड होती है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, V1, ठीक है, V2, V3, लेकिन सीरीज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज यहां मिलेगा V, वही यहां पे होगा V, दोनों वोल्टेज सेम होंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को बना सकते हैं रेजिस्टेंस के केस में।
इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला बेसिक एलिमेंट था। दूसरा बेसिक या और एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, V इक्वल टू आर आई टी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये रेजिस्टेंस है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप देखिए V और I के बीच में जब हम कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं ना, V और I के बीच में जब हम कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपकी कैसी दिख रही है, बिल्कुल लीनियर, ठीक। स्लोप कितना होगा, 1 अपॉन आर। इसी की हम बात कर रहे थे कि जो लीनियर एलिमेंट होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर आती है, बिल्कुल इस तरह से। V और I के बीच में कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट आएगी, इसीलिए उसको लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज, ये एक स्टैटिक एलिमेंट है। आपसे एग्जाम में पूछे कि स्टैटिक एलिमेंट कौन सा है, तो आप सीधे बताओ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज ही नहीं होती। पीछे क्या था, आगे क्या होगा, कुछ ने मतलब नहीं है। आज की डेट में बताओ कितनी करंट दे रहे हो, उतना वोल्टेज ले लो, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, कोई मतलब नहीं, आज की बात करता है। रेजिस्टेंस के केस में पहले क्या हुआ था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम 2 सेकेंड आपकी जो वैल्यू होगी वही 10 सेकेंड के बाद होगी, वही 20 सेकेंड के बाद होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी, ठीक। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका एक लीनियर एलिमेंट है, एक स्टैटिक एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, इंडक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। इंडक्टर के केस में क्या होगा कि ये भी एक पैसिव एलिमेंट है, और ये क्या काम करता है आपका, ये एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। और इसका सिंबल कैसा बनाते हैं हम, जैसे कॉइल बना रखी है ना, सिंपल एक वायर को लपेटते चले जाओ वैसे गोल 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 गोल, ठीक है, और वो आपका एक इंडक्टर की फॉर्म में बन जाता है। तो एक वायर लिया और उसको हमने क्या किया, एक वायर लिया और उसको इस तरह से घुमाते चले गए, ये क्या बन गई, एक इंडक्टर। और इंडक्टर की खासियत क्या है कि जब इसमें करंट जाती है ना कोई, तो वो करंट चारों तरफ फील्ड बनाती है, फ्लक्स बनाती है, ठीक है, वो फील्ड बनाती है, ठीक, वो फील्ड बनाती है, ये जो करंट यहां से जाएगी, ठीक है। तो पहली बात, इंडक्टर क्या है, पैसिव कंपोनेंट है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है। दूसरा, एक कॉइल है, वही मैं आपको बता चुका हूं। इंडक्टर क्या है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर दैट अपोज एनी चेंज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडक्टर के बारे में जीवन भर एक बात हमेशा याद रखना कि ये भैया हर चेंज का अपोज करेगा, इसका काम ही है अपोज करना, ठीक है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, ये उसका अपोज करेगा ही करेगा, ठीक। आप चाहते हो कि करंट को फ्लो करा दो, आपने करंट दी किसी सर्किट में, इंडक्टर कहेगा नहीं मैं फ्लो नहीं होने दूंगा, ठीक है, वो फ्लो नहीं होने देगा, बहुत आराम आराम से फ्लो होने देगा। आपने करंट किसी तरह से फ्लो करा दी और आप चाहते हो कि इंडक्टर लगा हुआ है बंद करा दो करंट, तो ये कहेगा नहीं अब मैं करंट को बंद नहीं होने दूंगा। मतलब जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो चेंज नहीं होने देगा, ये अपनी मर्जी चलाना चाहता है। तो इंडक्टर क्या करता है, आप जो भी चेंज करना चाह रहे हो उस चेंज का अपोज करता है। आप करंट को फ्लो कराना चाहोगे तो ये फ्लो नहीं कराने में मना करेगा, उसमें ड्रामे करेगा। आप चाहोगे करंट फ्लो हो रही है तो बंद कर दे, तो ये बंद करने में भी ड्रामे करेगा, हर जगह ये अपोज करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू दी करंट आई। तो ये जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है ना कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके अगर n है तो L इक्वल्स टू कितना होता है, n फाई अपॉन आई। ये आपने बड़ा आराम से कई बार फिजिक्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, कई बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है, सीरीज पैरेलल की जब बाद में बात करते हैं। इसके अलावा L इक्वल्स टू क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एक इंडक्टर है, ठीक, और ये एक इंडक्टर है, में करंट आई जा रही है, ठीक, ये हमने इसको सर्किट बना दिया V, तो ये वोल्टेज है V, तो V कितना होगा, V इक्वल टू होगा L डी आई बाई डी टी। जो वोल्टेज होगा ना इस इंडक्टर के अक्रॉस VL, दैट इज L डी आई बाई डी टी, ठीक। VL इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी, ये आपका वोल्टेज होगा अक्रॉस दी इंडक्टर। डी आई बाई डी टी क्या होगा, और
आई क्या होता है आपका, अगर यहीं से हम आई निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी टी प्लस आई नॉट। आई नॉट का कंसेप्ट क्या है आपके लिए अभी नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए आई नॉट इनिशियल करंट होती है। इनिशियल करंट का मतलब ये है कि एक इंडक्टर था, अब अगर इसमें पहले से कुछ एनर्जी स्टोर थी तो ये पहले से कुछ ना कुछ करंट लेके बैठा था। अगर हम वो एनर्जी वाला इंडक्टर लगा दे सर्किट में तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसकी परफॉर्मेंस करंट ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो यही चीज रेजिस्टेंस के केस में नहीं थी, इंडक्टर के केस में ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगर करंट पहली है तो ये ऐड कर देगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर थी या नहीं थी उससे फर्क पड़ता है सर्किट में, रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, एक डायनेमिक एलिमेंट कहलाएगा। डायनेमिक क्यों, क्योंकि ये पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, पहले क्या था इसके साथ में वो जानना बड़ा जरूरी है, पहले कैसे काम करता था तभी तो आगे का बताएंगे, ये भी पता होना जरूरी है। तो ये कुछ रिलेशन है जिसका आप यूज कर सकते हो। सीरीज में जब आप इंडक्टर को ऐड करते हो, आपने एक और इंडक्टर लगा दिया, इसका L1 है इसका L2 है, तो सीरीज में जो इंडक्टर होगा L इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा सिंपली। बट पैरेलल में कितना हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस के लिए होता है 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है इसका, जैसे रेजिस्टेंस में हम करते हैं 1/L1 प्लस 1/L2 इक्वल टू 1/L, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। ठीक, तो सीरीज और पैरेलल में ये हो गया। डायनेमिक एलिमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बताया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अब जब कोई चीज पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगी, हमें ये पता चाहिए कि भाई पहले क्या था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात हुई आपके इंडक्टर की। अगर हम पावर की बात करें या एनर्जी की बात करें, तो पावर कितनी हो जाएगी और एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पावर आपकी हो जाती है या एनर्जी हो जाती है, जो एनर्जी स्टोर करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, हाफ L इंटू आई स्क्वायर। याद रखना दो चार फॉर्मूले जब आप डिफाइन करोगे, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई डिफाइन करिए इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है और रेजिस्टर क्या। तो आपको बड़ा बेसिक बेसिक सा बताना है कि भाई रेजिस्टेंस ये चीज है, इंडक्टर ये चीज है, कैपेसिटर ये। आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पता चला डेरिवेशन लेके बैठ के 2-2 पेज की डेरिवेशन करो, नहीं, आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देना है कि भाई इंडक्टर है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, किसी भी चीज का अपोज करता है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले है। ये सीरीज में लगाओगे तो ऐसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में लगाओगे तो ऐसे कनेक्ट होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टर के बारे में। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। देखिए कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, देख रहे हो ये सब कैपेसिटर है। जब कोई सर्किट खोल के देखा होगा ना कभी, तो ये सब दिखाई देंगे, कहीं ऐसा काला वाला लगा होगा, कहीं नीला लगा होगा, कहीं इस तरह के लगे होंगे। ये सब कैपेसिटर है, अलग अलग तरह के कैपेसिटर होते हैं। कैसे बताते हैं, और सब में दो दो टांग इसमें निकली हुई होंगी। तो कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। आप एक कंडेंसर निकालो किसी पंखे का, उसको बिजली के बोर्ड में लगा दो, वो तुरंत चार्ज हो जाएगा, और निकाल लो, और फिर जब उसको दोनों वायर को आपस में मिलाओगे ना तो स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। तो इसका काम है चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, अब कैपेसिटर है क्या, बेसिकली कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, इस तरह से कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं। जब हम उसको किसी सोर्स के साथ लगाते हैं, तो जैसे ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव है तो इधर की तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी इंसुलेशन वगैरह भरा हो सकता है कोई पेपर हो सकता है कोई माइका शीट हो, या हो सकता है एयर ही हो, कुछ भी हो सकता है, इंसुलेशन होता है ताकि ये दोनों जो मेटल शीट है, ये जो मेटल शीट है आपकी, ये आपस में टच ना हो। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपस में टच ना हो। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर होता है, दो प्लेट होती हैं, ठीक, मेटल की, और वो एक किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हैं। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक।
डाई इलेक्ट्रिक, ये सब आपने 12th में पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक आपके क्या क्या हो सकते हैं, वैक्स पेपर, माइका, ठीक है, सिरेमिक, प्लास्टिक, कोई सिरेमिक, जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है आप देख रहे हैं, ये पेपर कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं पेपर कैपेसिटर। ये आपके सिरेमिक कैपेसिटर है, वो भी पेपर कैपेसिटर है। बेस्ड क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, इसके अंदर किसी के अंदर पेपर है, किसी के अंदर सिरेमिक है। सिरेमिक भी आपका इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो ये सब आपके कैपेसिटर होते हैं। इंसुलेटेड लेयर बिटवीन ए कैपेसिटर प्लेट इज कॉमनली कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक, जो हमने आपको भी बताया। दूसरी चीज, कैपेसिटर भी ऐसा एलिमेंट है जो डायनेमिक है, मतलब जब हम किसी कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो चार्ज है कि डिस्चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है, हमें थोड़ी पता है देख के कि उसके अंदर चार्ज है या नहीं है। तो कैपेसिटर का बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो पहले से चार्ज है या नहीं है, तो अपने पास्ट बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। जैसे इंडक्टर कर रहा था, तो वहां उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक डायनेमिक एलिमेंट बोलते हैं। तो कैपेसिटर इज ऑल्सो ए डायनेमिक एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर है एक, ठीक, यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, ये सी है, यहाँ पे करंट आई जा रही है, तो कितनी करंट हो जाएगी, करंट अक्रॉस कैपेसिटर विल बी सी डीवी बाई डी टी। ये करंट का रिलेशन होता है, या V इक्वल टू हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। आई टी डी टी प्लस V नॉट। ठीक है, ये प्लस Q नॉट प्रीवियस चार्ज पे डिपेंड करेगा कि पहले से कुछ चार्ज था भी उसमें या नहीं है, तो ये इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये भी एक डायनेमिक एलिमेंट है। तो एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा पावर का, एनर्जी का रिलेशन हो सकता है। एनर्जी कितनी होती है, कई बार आपने पढ़ा है, 1000 बार आप इसको पढ़ते हैं, हाफ CV²। निकालने का तरीका हो ही सकता है, आप आराम से निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, VT इंटू आई टी, वी कितना है, आई कितना है, मल्टीप्लाई कर दो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अब इसी में कैपेसिटर में आप थोड़ा सा अगर हम बात करें सीरीज और पैरेलल की, ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल में क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, करेक्टरिस्टिक की हम बात करें अगर, तो देखिए करेक्टरिस्टिक इसकी भी लीनियर है। कैसे लीनियर है, हम करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं डीवी बाई डी टी और आईसी के बीच में, तो ये लीनियर करेक्टरिस्टिक आपको शो होगी, आपको दिखाई देगा कि सी जो है वो कांस्टेंट है। तो हमने पहले बताया था कि लीनियर एलिमेंट कौन से हैं, जो कि चेंज नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कैपेसिटर की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है, वो डीवी बाई डी टी प्लस सी के आई के साथ में हम क्या करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, तो हमें लीनियर करेक्टरिस्टिक मिलती है, इसलिए एक लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैप करंट तो हमने बता दिया, कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल। अब देखिए कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं, इसमें रिलेशन उल्टा होता है। अगर C1 और C2 सीरीज में लगे हैं तो क्या होगा, जो C इक्विवेलेंट होगा ना, वो ऐसे जुड़ेगा जैसे पैरेलल वाले जुड़ते हैं, यानी कि 1/C1 प्लस 1/C2। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। इसके केस में उल्टा होता है, इंडक्टर में और कैपेसिटर, उसमें रजिस्टर में तो सेम होता है, बट कैपेसिटर में वो उल्टे हो जाते हैं। जैसा वहां सीरीज में होता था यहाँ पैरेलल में होता है, वहां पैरेलल में होता था यहाँ सीरीज में होता है। आप प्रूफ भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है कि आप प्रूफ में ना जाएं, अननेसेसरी आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आप केवल इसको फिलहाल इतना समझ लें कि ये इतना होता है। प्रूफ बड़ा इजी है, प्रूफ को वोल्टेज की फॉर्म में हम इसको ऐड करते चले जाएं, कॉमन ले लें चीजें को, तो ये आपका डेरिवेशन बन सकता है। बट अगर आप अगेन ड्राइव करने चले गए तो आपको तीनों को ड्राइव करना पड़ेगा, और फिर आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको केवल तीनों एलिमेंट डिफाइन करने हैं, बेसिक बताना है कि रजिस्टर क्या है, इंडक्टर क्या है और कैपेसिटर क्या है, एंड दैट्स इट। आपको इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। वहीं अगर हम पैरेलल कैपेसिटर की बात करें तो C1 कितने भी पैरेलल में लगे हों, C2 C3, इन सबको आप पैरेलल में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जितने भी हैं आपके,
ये सब क्या हो जाएंगे, सीरीज में इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे जैसे सीरीज में करते थे हम। तो जो कैपेसिटर का केस है ना वो बस थोड़ा सा उल्टा है। जैसे इंडक्टर वहां सीरीज में जुड़ता था, यहाँ पैरेलल में जुड़ जाता है, वो जो वहां पैरेलल में होता था यहाँ सीरीज में हो जाता है। बस इतना आप याद रखिए, मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ड्राइव भी करूं तो मैं आपको ड्राइव करके भी बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा स्पेसिफिक रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में कितना लिखना है। जब आप इसको 10 मार्क्स में लिखेंगे तो तीनों टॉपिक को आपको डिफाइन करना है, तो आप उसको डेरिवेशन में ना जाए। मेरा सजेशन ये है, अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर मुझे अपना रिप्लाई करिएगा, मैं आपको इसको डिराइव भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, आपको बस बेसिक समझना है और आपको ये बताना है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। ठीक, अब टॉपिक को एंड करते हैं आज के, और 4 क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो आपके सिलेबस में नहीं थे लेकिन एकेटीयू में पूछे जाते हैं। इन चारों पे आप थोड़ा सा मंथन करिए, चिंतन करिए कि सर सिलेबस तो ये वाला पोर्शन तो आपने पढ़ा दिया लेकिन ये चीजें तो बताई नहीं। इसीलिए नहीं बताई बेटा क्योंकि ये चीजें बड़ी बेसिक है, आपको पहले से आनी चाहिए। बट डोंट वरी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अब बता दूंगा। ईएमएफ आपको बताया था क्या होता है, ईएमएफ आपको बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ए फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने में हेल्प करता है। ये एक बैटरी का होगा, एक बैटरी तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगी ना, वैसे थोड़ी लग जाएगी। अब ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ होगा, ठीक है, इसका ईएमएफ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी में ऐड होके कि साहब ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें अलग कैसे हैं, सुनने में तो एक जैसी लग रही हैं। जो ईएमएफ होता है यूनिट भी सेम है वोल्ट, तो समझ के चलिए ईएमएफ होगा किसी सोर्स का, वहां पे हम ड्रॉप को नहीं लेंगे, हम तो सीधे ये बता रहे हैं कि भैया ये कितना है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ और भी रेजिस्टेंस है, वो सब काउंट होता है। आप लोड भी लगा देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप यहां और यहां के बीच में भी निकाल सकते हो, यहां और यहां भी निकाल सकते हो, आप किसी भी 2 पॉइंट पे निकाल सकते हो, ठीक है, कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में। इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल है, दोनों को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बट जो ईएमएफ होगा वो वेरी स्पेसिफिक आपका बैटरी का होगा, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ कितना होगा, नहीं, ईएमएफ नहीं निकालोगे ना आप, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज निकालोगे, ठीक है। ईएमएफ क्या होगा, उस पर्टिकुलर बैटरी का होगा, पर्टिकुलर बैटरी का होगा, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप भी आप नहीं बताएंगे, तो वो आपका किस में आएगा, ईएमएफ में आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो 2-2 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। लीनियरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब बताइए, आपको सिलेबस में दिया है कि लीनियर एलिमेंट क्या है, नॉन लीनियर क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये पूछ लिया, तो बेसिक है, पता होना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कि भाई अगर सिस्टम लीनियर नहीं है तो उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, पता चला डिस्टॉर्शन आने शुरू हो गए, आपका जो सिग्नल था वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया, उसमें नॉइज आनी शुरू हो गई, तो नॉन लीनियर के साथ में डील करना बड़ा मुश्किल है। लीनियर सिस्टम की कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो, नॉन लीनियर की कैलकुलेशन भी करना इजी नहीं है, तो इसीलिए लीनियरिटी का यूज किया था, हम लीनियर एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैन वी अप्लाई केवीएल इन ए लूप कंटेनिंग ए करंट सोर्स, ठीक है, क्या हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं एक ऐसे लूप में जहां पर कोई करंट सोर्स है। तो देखिए केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ का काम होता है सारे वोल्टेज को ऐड करते हुए चलना। अब अगर कहीं पे करंट सोर्स है, ठीक है, कहीं पे करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज अगर पता करना है V1, तो इस V1 इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आपको क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस, तभी तो आप वोल्टेज निकाल पाएंगे। और किसी करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, अभी तो पढ़ाया था, इनफाइनाइट होता है। अब अगर R इनफाइनाइट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो अगर कहीं पे करंट सोर्स लगा हुआ है, किसी लूप में करंट सोर्स लगा है, तो वहां पे आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और इस रेजिस्टेंस के इनफाइनाइट होने की वजह से आप वोल्टेज को ऐड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी वोल्टेज को ऐड नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हुए। होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप जरूर अपना रिप्लाई करके बताइए, आपके सारे डाउट को सॉल्व किया जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे जितना आपको बताया है आज के लेक्चर के बाद। इस टॉपिक तक आपको इसके अलावा और कुछ अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर एक दो क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और उसको फिर सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इतना जरूर आप मेरे से एश्योरिटी ले सकते हैं कि इतना करने के बाद आप 100% मार्क्स इसमें लेके आ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, लास्ट 2 ईयर से AKTU में जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं वो काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उनका लेवल हार्ड भी है। तो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अगर आप लेक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, मेरा चैलेंज है आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।